नमस्कार दोस्तों। मैं ज्ञानेंद्र आर्य। आज की चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो कोटेशन लिया गया है, कल पिछले शनिवार को भी हमने समानता पर ही बात की थी। और आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इन सब बातों के आसपास हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज भी लगभग विषय वही है। थोड़ा सा कल सैटरडे की जो चर्चा हुई थी, कुछ एक बातें उसमें आई थी जिस पर मुझे लगा चर्चा और होनी चाहिए, इसलिए भी आज भी हमने वही विषय लिया है। मैं एक बार कोटेशन पढ़ देता हूं, फिर हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आर्थिक सामाजिक असमानता दूर करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं। कोटेशन नंबर 2034। आप लोग के पास अगर पुस्तक है तो खोल लेंगे तो आसानी रहेगी। आर्थिक सामाजिक असमानता दूर करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, राजेंद्र जी। कमजोरों का अधिकार नहीं। जा, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, जिसकी सुरक्षा कहा गई। शासन का दायित्व। दुर्भाग्य से आर्थिक क्या सामाजिक नहीं, चर्चा वाल उसमें भी करेंगे क्या या उसके बाद में करेंगे? जैसा आप कहें। हम लोग तो सोच रहे थे कि पहले चर्चा हो जाती है 1 घंटा आधे घंटे, फिर उस पर चर्चा कर लेते हम लोग। पहले विषय को रख लेते हैं। भी देख लीजिए, अगर आपके पास समय बचे या आप व्यवस्थित कर सकें तो। यही सोचा था कि 1 घंटे जो है 8 से 9 तक हम लोग विषय पर चर्चा कर लेंगे, 9 से फिर आधे घंटे 9:30 आज जो बैठक आप लोगों ने की है उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए ठीक है। जी। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, जिसकी सुरक्षा शासन का दायित्व। दुर्भाग्य से आर्थिक सामाजिक असमानता दूर करना कमजोरों का अधिकार प्रचारित किया जा रहा है, और अधिकारों की असमानता दूर करने की कोई चर्चा ही नहीं करता। कल भी लगभग ऐसे यही लगभग कोटेशन था जिसमें बात यह आई थी कि जहां आर्थिक असमानता की बात लगभग हर जगह हर मंच पर एक चर्चा आ ही जाती है कि देश में आर्थिक असमानता बहुत फैली हुई है। और पूरे देश में जितना जितना भी आर्थिक स्थिति भारत की है, जितना भी टर्नओवर, जितना भी मुनाफा पूरा देश कमाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा कुछ 100 लोग या कुछ 10 लोग या कुछ हजार लोगों में ही बंट के रह जाता है। बाकी बाकी शेष करोड़ों की जनसंख्या उनके बचे हुए हिस्से में अपना सर्वाइवल करती है। लेकिन इस तरह की बात करने वालों से जब ये कहा जाता है कि भाई राजनैतिक शक्ति का भी तो चिंता करो, एक परिवार का पुत्र होने के नाते, सिर्फ एक परिवार से रक्त संबंध होने के नाते पूरे देश का भाग्य विधाता कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी इस बात पर चिंता किया है कि पूरे देश की राजनीतिक शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों है? अगर इस बात पर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी आवाज उठाने के पीछे, ऐसे नारे लगाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के ही अंतर्गत आप ऐसे नारे लगा रहे हैं? कल इन सब विषयों पर हम लोगों ने कायदे से चर्चा की। कल पवनजय जी अभी नहीं जुड़े हैं, पवनजय जी ने एक बात कही थी जिस बात पे थोड़ी सी मुझे चिंता हुई, तो हमने कहा आज मैं मुनि जी से उस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं जरूर जानना चाहूंगा। मुनि जी अगर करेंगे तो वो आप सब लोग भी साथ में जुड़े हुए, हम सब लोग चिंता करेंगे। कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व में एक तरीके का एक ट्रेंड चला था, बेंड द नी। नी बेंड क्या था उसका? बेंड द नी। उसमें यह था कि घुटनों के बल बैठ करके हम उनके प्रति यानी कि हमारे पूर्वजों ने उनके पूर्वजों के साथ दुर्व्यवहार किया, यह हम आज रियलाइज करते हैं, और इसलिए अपने घुटनों के बल बैठे हैं कि आप हमें माफ कर दो, या हम उस बात के लिए शर्मिंदा है। आज ना तो वो पूर्वज हैं जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया, ना वो खुद हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ। आज समाज में
हम जिस तरह से, भले ही ठीक है अव्यवस्थाएं बहुत हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सार्वत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से व्याप्त है, नहीं, अव्यवस्था सब जगह है। लेकिन फिर भी आज ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति को ये कहा जाए कि गुलामी में हम जी रहे हैं, या फिर हमारे मौलिक अधिकारों तक का बुरी तरह से हनन किया जा रहा हो, हमें अवसर ना मिल रहा हो आगे बढ़ने की। पूरी दुनिया में अफर्मेटिव क्लास कह लीजिए या एससी एसटी क्लास कह लीजिए, हर जगह लगभग व्यवस्था है। उसके बाद भी ये खुद को कोड़े मारने वाले लोग कहां से आ जाते हैं। और अगर यह बात भी कल जैसा चर्चा में आया था कि जिधर उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो अयोध्या के आसपास टिका हुआ है, मान के चलिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस भी कह लीजिए, और बहराइच कह लीजिए, और लखनऊ कह लीजिए, और बाराबंकी कह लीजिए, खुद अयोध्या कह लीजिए, ये सारा राज्य राजभरों का था। और राजभरों से राजपूतों ने छीन लिया। इसलिए राजपूतों को आज भी राजभरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उनके लिए हर सुविधा पहले उपलब्ध करा देनी चाहिए। इस तरह की बात कल आई थी, और आज इस कोटेशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि मजबूतों का कर्तव्य है, कमजोरों का अधिकार नहीं। समानता की वह बात जो एक पहले हुई है, हजारों साल पहले हुई है, कुछ सौ साल पहले हुई है, इन सब बातों को लेकर के अत्यधिक समाज को असमानता बोई जा रही है। मुझे लगता है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था को हम देखें या पूरे विश्व की एक सामाजिक व्यवस्था को देखें, तो एक तरफ शर्मिंदा करने वाले लगातार खड़े हैं, दूसरी तरफ उस शर्मिंदगी से लाभ लेने वाले लोग भी खड़े हैं। और जो शर्मिंदा हो रहा है और जो कथित रूप से शोषित था, ये दो के दोनों ही किनारे खड़े हैं। इन दोनों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो वर्ग पहले शोषित था, या यह कह लीजिए पिछड़ा हुआ था, वास्तविक शब्द तो यही है कि पहले से पिछड़ा हुआ, हम मान रहे हैं कि वो जंगलों में रह रहे हैं इसलिए पिछड़े हैं, उनके पास संसाधनों का अभाव था इसलिए पिछड़े हैं, वो आज भी पिछड़े ही हैं। उनकी जीवन शैली में उस स्तर का सुधार सुधार नहीं आया जिस तरीके के प्रयास किए गए। और ना उनके जीवन स्तर में बहुत ज्यादा सुधार आया, जब बहुत ज्यादा परिवर्तन आया जो कथित रूप से शोषक रहे हैं। इन दोनों के बीच, झगड़े के बीच में एक तीसरी सत्ता, एक तीसरा व्यक्ति अपनी, मतलब अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यह बात एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। और समानता की बात हम कहां तक लें, किस तरह से लें, यह भी एक समझने की बात है। मैं चाह रहा था कि हम सब लोग इस पर थोड़ा सा आज और चर्चा कर लें। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि कल भी पर्याप्त चर्चा हुई थी इस विषय पर सैटरडे को। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा कार्यक्रम चूंकि सैटरडे का ही विषय है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। तो 1 घंटे बाद हम लोग दिल्ली कार्यालय में आज बैठक हुई थी 29, 30, 31 कार्यक्रम को लेकर के। उस कार्यक्रम के संदर्भ में नरेंद्र जी और राकेश जी भाई साहब कुछ अपनी बात रखेंगे। तब तक हम लोग विषय पर चर्चा कर शुरू करते हैं। किसी भाई को इस विषय पर कुछ भी कहना हो कह सकते हैं। धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी, मतलब पिछले कुछ दिनों से बड़ी विचित्र बात है कि मैं जो विषय दिन में सोचता हूँ वही विषय आज आप शाम को रख देते हैं। आज मैं 9 बजे अपने भांजों को स्कूल से छोड़ के आ रहा था, तो यही दिमाग में मेरे चल रहा था। आपने देखिए शाम को 6:30 बजे वही ग्रुप में डाल दिया। मैं उत्तराखंड की परिस्थिति को अभी जैसे देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से, यहाँ पर भी जो है बड़ी उठापटक चल रही है। आप लोग शायद टीवी में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर, पहाड़ी और देसी को लेकर के। और मंत्री को, यहाँ जो जो वित्त मंत्री है, उनको टारगेट किया गया। हर जगह देखता हूँ जहां भी विशेषाधिकार हो जाते हैं, वहां समानता के नाम पर कि हमको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इन लोगों के क्षेत्र के नाम पर बाहर भगा दो, ये लोग यहाँ रह करके समस्याएं पैदा कर रहे हैं।
तो वहां पर भी जो है दूसरों को समान अधिकार देने की बात नहीं की जाती है। कुल मिला जो लगा कि हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं तो मणिपुर जो है वह इसी असमानता की आग में पूरी तरह से जल गया हो। वहां पर 90% आबादी को 47% जमीन और 10% आबादी को 53% जमीन दे करके जो असमानता पैदा की गई, तो ऐसी असमानता लंबे समय तक नहीं रह सकती है। उसमें कभी ना कभी तो टकराव होगा ही। ये विचार करना चाहिए था जब संविधान का निर्माण हुआ, उस समय भी करना चाहिए था। आज भी लोग जो है वो अपना वर्गों को बांट रहे हैं, उनका वोट बैंक बना हुआ है। जैसे मणिपुर है वैसी स्थिति हम छत्तीसगढ़ की देखते हैं। वहां आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में समानता को लेकर के कि इनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जल जंगल जमीन पर किसी एक का ही अधिकार है, बाकी दूसरों का अधिकार नहीं है। वहां पर नक्सली हमले होते हैं। कहीं आप चले जाएंगे तो भाषा के नाम पर जो है वो समानता नहीं होगी, आपको गैर भाषाई कह करके आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, अभी आर्थिक को छोड़ देते हैं, सामाजिक समानता पर ही बात करें, तो एक संप्रभु राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही संविधान, एक ही प्रकार का कानून, सभी प्रकार की नीतियां समान होनी चाहिए। लेकिन जानबूझ करके सामाजिक असमानता को पैदा किया गया। आरक्षण की ही हम लोग परसों बात कर रहे थे। तो मैं जो देखता हूं कि बिहार जैसे राज्य में जहां पर जातिगत जनगणना की बात कही गई, परसों पवनजय जी भी कह रहे थे, वहां आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 13 करोड़ की पॉपुलेशन में से 58% लोग जो है युवा की श्रेणी में आते हैं। लगभग जनसंख्या ये बैठती है 7 करोड़, उसमें से लगभग 3 करोड़ 20 लाख 25 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच में है। और इसी समय जो है बड़ी आवश्यकता होती है रोजगार की, नौकरी की। वहां की सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह 3 करोड़ लोगों में से लगभग प्रतिवर्ष 40,000 नौकरियां प्रोवाइड कर पाती है। ये कुल जो जनसंख्या है उसका लगभग 0.13% बैठता है, यानी 1,000 लोगों में से सरकार की क्षमता इतनी ही है कि वो 0.13% लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन समाज को बांटने के लिए समानता के नाम पर उन्होंने क्या किया कि देखो हम 15% और 85% जो है वो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। परिणाम क्या निकला कि 1,000 में से 850 अगर आप दलित लेते हैं और 150 आप ले लेते हैं कि जनरल कैटेगरी से है, तो भी नौकरियां तो टोटल 3 ही हैं। अब वो 3 चाहे आप 850 में से दीजिए चाहे आप 150 में से दीजिए, लेकिन 3 लोगों को मिलना है। और तुम 3 लोगों का जो वेतन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो उनका जो वेतन है वो बाकी के सारे लोगों का शोषण करके उनसे टैक्स लिया जाए, बुद्धिजीवियों वो श्रमजीवियों से टैक्स लिया जाए, गरीब ग्रामीण मजदूर से टैक्स लिया जाए, और 1% लोगों को भी जो है उससे भी कम लोगों को लाभ दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हम समानता कर रहे हैं। तो बाकी के जो लोग हैं, उसी वर्ग के जो वंचित लोग हैं, क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है कि उनसे पैसा लिया जाए और उसी वर्ग के कुछ लोगों को मजबूत कर दिया जाए? समानता पूरी कर अगर इन्हें करनी थी तो श्रम और बुद्धि के बीच में इन्हें संतुलन रखना चाहिए था। ये बुद्धि के क्षेत्र में तो लगातार जो है ये लोग वेतन बढ़ाते चले गए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते चले गए, ताकि व्यक्ति भी उधर ही चला जाए। पूरा का पूरा जो अट्रैक्शन है इन्होंने वहीं पर कर दिया। बाकी के लोगों के लिए जब देखते हैं, श्रमजीवियों की बात करते हैं, तो श्रमजीवी आज श्रम नहीं करना चाह रहा है। हम देख रहे हैं शिक्षित बेरोजगारी फैल रही है। मतलब वो शिक्षित है, उसके पास दो चीजें हैं, एक श्रम भी है और शिक्षा भी है। एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास केवल और केवल श्रम है, तो आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? जिसके पास दो वस्तुएं हैं, लेकिन जिसके पास केवल एक ही है, श्रम है, उसके साथ असमानता और भेदभाव किया जा रहा है। और इसका माध्यम क्या है? तो एकमात्र माध्यम है हमारा वोट बैंक बना रहे। लेकिन भले ही ऐसी स्थिति हो कि 1,000 युवकों पर एक दुल्हन है, लेकिन आप सबको जो है प्रचारित करते हैं कि सबका विवाह हो जाएगा। ऐसी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। ये हम आर्थिक देखें या राजनीतिक देखें, कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि को जो इन्होंने किया, तो उसका मूल्य लोग निरंतर कम करते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। पूंजीवादी व्यवस्था को देखें, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हैं, तो वहां पर जब केंद्रीयकृत उत्पादन होगा वहां भी आर्थिक असमानता बढ़ेगी। इस देश में आर्थिक असमानता पर भी चर्चा होती है, किंतु राजनीतिक असमानता पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति धन के पीछे ही भागता है, वह बेहतर जीवन शैली के पीछे भागता है। लेकिन उसे इस तरह से फंसा दिया गया, उलझा दिया गया है कि जो व्यवस्थाएं उसके शोषण करने के लिए बनी है, वो उन्हीं को आदर्श मान रहा है, उन्हीं का समर्थन कर रहा है।
यही स्थिति में आज मैं, जैसे मैंने बताया, उत्तराखंड में या पंजाब में चले जाएंगे, खलिस्तानी नॉन खलिस्तानी हो जाता है। उत्तर भारत में चले जाएंगे, उत्तर भारत में नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन हो जाता है। भारत के कम से कम मैं 12-15 राज्य तो ऐसे देख रहा हूँ जो किसी न किसी प्रकार की, चाहे जाति हो, चाहे भाषा हो, चाहे क्षेत्र हो, किसी न किसी प्रकार की जो है वो असमानता से जूझ रहे हैं। वहां किसी को विशेषाधिकार दिए, किसी के कम अधिकार दिए गए हैं। और भविष्य में आने वाले समय में इनमें विस्फोटक स्थिति हो सकती है। अच्छा ये होगा कि सबको स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए। स्वतंत्रता सबका मौलिक अधिकार है। लेकिन आप स्वतंत्रता को बनाने के लिए अगर ये कहें कि किसी के पैर को बांध करके दूसरे को दौड़ाया जाए क्योंकि वो पीछे छूट गया है, तो मुझे लगता है ये अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं कि एक परिवार में 5 लोग हैं, एक गरीब आदमी है या एक एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत असहाय है, बीमार है, उसको अधिक दूध मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन ये उसका अधिकार तो नहीं है। बाकियों का कर्तव्य है, दायित्व है, स्वेच्छा से वो करे और करना चाहिए क्योंकि वो भी उस समाज का अंग है। लेकिन समस्या तब आती है कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि उसे अधिकार दे ही दिया, उसे कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी बात है, दे दिया। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो विशेष अधिकार दिया दिया गया है वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। आज समानता के नाम पर जो है इन्होंने महिलाओं को विशेष अधिकार दे दिए सामाजिक समानता के लिए। देख लीजिए कितने दुरुपयोग हो रहे हैं। तो जब भी विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो इस बात को सुनिश्चित किया ही नहीं जा सकता कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा। और सच्चाई है कि 99% मामलों में दुरुपयोग होता है। आर्थिक असमानता भी पैदा की गई है और राजनीतिक असमानता भी। ये पूरी तरह से जो है नेताओं का एक कुचक्र है। और जो साम्यवादियों के हम 8 पढ़ते हैं, उनकी 8 नीतियां, उन्हीं 8 नीतियों में से ये 3-4 पर हम लोगों ने चर्चा करी है। बाकी उनकी और भी नीतियां हैं। जी धन्यवाद। ठीक बात। और कोई भाई अपनी बात रखे? हेलो। हाँ बताइए श्रीकांत जी। अभी बिहार का जिस डाटा का राय जी मेंशन कर रहे थे, उसी डाटा का दो और डाटा है। वो क्या है कि ओबीसी का सिर्फ 8% लोग 12वीं पास है। और जो है, जो दलित है, उसका सिर्फ 4.5% लोग 12वीं पास है। ये भी उसी का डाटा है। अब कह रहे हैं कि आपका हाथ पांव बांध दिया है सरकार, और उसको उड़ा रहा है, और तब भी वो नहीं उड़ रहा है। और तभी ये आपका ड्यूटी नहीं है उसको देना, ये उसका अधिकार है। आप समझ ही नहीं रहे। आप कहते हैं, आप समझते हैं सब लोग यहाँ फॉरवर्ड बैठा हुआ है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने और डंडी मार रहे हैं तौलते वक्त। तो ये उसका हाल है, स्थिति है। वो उसी वही डाटा है जिस डाटा का मेंशन कर रहे हैं। 4 पर 4.5% दलित है, 8% ओबीसी है, 12वीं पास है। इसलिए उसका जो जायज, भगवान जी की तरह पूजता है लोग अम्बेडकर को। गांधी जी का कहीं पूजा वूजा नहीं होता है। अकादमिया जो सरकारी है वहाँ मौज मस्ती करने के लिए है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को घर घर में पूजा किया जाता है, शंकर जी की तरह और गणेश जी की तरह। आप ये सब बात भी समझिए। ओके। और कोई भाई अपनी बात रखेगा? प्रश्नोत्तर हम लोग थोड़ा सा समय रुक करके कर लेंगे। अपने वक्तव्य में शामिल कर सकते हैं, बाकी प्रश्नोत्तर हम लोग बाद में ही लेंगे। हेलो। हाँ मोहन बाबू बताएं। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ज्ञानेंद्र जी ने रखा है,
कि आर्थिक असमानता है, इसमें अगर कोई किसी का किसी रूप में सहयोग करता है तो मजबूतों का कर्तव्य है, उनकी स्वतंत्रता है, उनकी इच्छा है कि वो किसी का सहयोग करे, सहायता करे, नहीं करे। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर किसी वर्ग का सहायता करते हैं तो वो कमजोर वर्ग है, जो सहायता पाने वाला वर्ग है, उसका कोई अधिकार नहीं है वो, या आने वाले समय में वो इसको अधिकार न मान ले कि नहीं, उनको तो हमारी जो है वो मदद करना ही होगा, सहायता करना ही होगा। दूसरी बात है कि स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता देना या मूल अधिकारों का रक्षा करना, ये सामान्य रूप से जो है ये तंत्र का या सरकार का दायित्व है, उसका कर्तव्य नहीं है, उसको करना ही है। स्वतंत्रता का समान रूप में मूल अधिकारों का रक्षा। अब जो है सो ये समानता जो है, तो जो प्रकार प्राकृतिक रूप से हर एक व्यक्ति जो है गुण धर्म रूप अपनी शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता के हिसाब से असमान है, उसको भी मूल अधिकार में सरकार ने तंत्र ने समानता का एक अधिकार जो है मूल अधिकार में भी शायद शामिल कर लिया है। तो ये जो है सो इसलिए है कि हम किस प्रकार से तंत्र जो है बराबर इस चीज को समाज में जो 140 करोड़ जनसंख्या जो है वो इतने बृहद क्षेत्र में रहता है कि एक कोने से दूसरे कोने में रहने वाले जन समुदाय को कोई पता नहीं चलता है। और ये जो ऊपर में बैठे हुए जो हैं इनको सारी पता रहता है कि कौन क्षेत्र में किस प्रकार का वातावरण है, कैसी स्थिति है, और किस क्षेत्र में किस प्रकार का वातावरण है और कैसी स्थिति है। इसमें हमको क्या चीज जो है भाषा के रूप में समानता की बात रखना है, कि अर्थ के रूप में समानता की बात रखना है, कि धार्मिक अधिकारों के रूप में कोई विशेषाधिकार देना है, ये बातें रख करके और वर्ग विद्वेष पैदा करने का स्थिति पैदा कर देते हैं। जबकि ऐसी स्थिति पूर्व में नहीं रहता है। जब ये बात करके और दोनों पक्ष को एक ही बात को दूसरे दूसरे अर्थ की तरह समझाते हैं तो वहां पर वर्ग निर्माण का समस्या पैदा हो जाता है, जिसका कि इन्हें लाभ होता है।
अब अगर हम आर्थिक रूप से अगर असमानता देखते हैं और ये समझते हैं कि पूरा राष्ट्र हमारा अगर आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न है या विकसित है, और जो एक नीचे के स्तर के हमारी जो जनसंख्या है, उनको जो वास्तव में एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो तकलीफ में है। तो तंत्र का एक कर्तव्य बनता है कि वो एक ऐसी सीमा रेखा खींचे कि जिस सीमा रेखा के नीचे जो है, चाहे वह आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हो या मिडिल स्तर का व्यक्ति हो या निम्न स्तर का व्यक्ति हो, उस सीमा रेखा के नीचे उतनी सुविधा हरेक व्यक्ति को मिलना निश्चित होना चाहिए, ताकि वो एक जो सिंपल जीवन है, साधारण जीवन है, वो जी सके। इसलिए कि पूरा देश जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न है, और जब आर्थिक रूप से संपन्न है और कुछ प्रतिशत व्यक्तियों के पास अर्थ जो है वो सिमटा हुआ है, तो वो अर्थ कैसे सिमटा भाई? आखिर जो मध्यम प्रकार और निम्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो मजदूर के रूप में है, किसान के रूप में है, श्रमिक श्रमजीवी के रूप में है, कारखाने में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, बड़े बड़े किसानों के यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो काम करके जो उनको मजदूरी मिलती है, जो जीवन यापन करते हैं, और उस जीवन यापन में जो हमारी तंत्र है या सरकार है, जो उनसे कर वसूलती है और जिस पर उनको कर नहीं लगना चाहिए, उस पर भी सरकार जो है कर लगाती है, जिन पर उनको छूट मिलना चाहिए, ताकि उनका श्रम मूल्य बढ़े या उनकी जो कृषि उत्पादन है उसका मूल्य बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं कर उस पर जब कर लगा करके और सरकार उससे धन का उपार्जन करती है और उस धन का सब्सिडी के रूप में उद्योगों को, कारखानों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े बड़े बृहद उद्योग जो है लगाए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज में छूट मिलता है, सब्सिडी मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि पूरे विश्व के स्तर पर उनको कंपटीशन करना पड़ता है, उत्पादन में उनको उद्योग लगाने में उतनी मुद्रा की जरूरत होती है, तो उनको सुविधा दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो। तो वो किन के पैसे से दिया जाता है? इनके पैसे से दिया जाता है। अगर कहीं विदेशों से कर्ज लेकर के दिया जाता है, तो अगर विदेशों को ब्याज दिया जाता है, तो वो ब्याज में भी एक करदाता के ही पैसे से दिया जाता है। लेकिन उस प्रतियोगिता में जब एक निश्चित समय के बाद जो है बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो सक्षम हो जाते हैं, तब वो आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न व्यक्तियों में शुमार हो जाते हैं। तो उनकी जो आर्थिक रूप से संपन्नता जो बनती है, उसमें जो एक सीमा रेखा के नीचे वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए उनको
अपने जीवन स्तर जो ये आवश्यक है उसको जीने के लिए बड़े उद्योगों के उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाकर और इनको उस सीमा तक पहुंचना चाहिए, और उस सीमा के जो ऊपर जो भी हैं उनको स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता करने के लिए कि आप अपनी स्वतंत्र रूप से व्यापार करें, कारखाना लगाए, फैक्ट्री लगे और अपने प्रोग्रेस करें, अपना विकास करें, धनोपार्जन को अपना करें। ये एक व्यवस्था तंत्र को करनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि जो भी चाहे तंत्र की व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके अंतर्गत जितने भी कार्य करने वाले हैं ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है ये समाज की सेवा के नाम पर सारे कार्य करते हैं। क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, जनता की सेवा करने के लिए कंपटीशन करके और उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं। जब आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं और आपको एक निश्चित वेतन मिल रहा है और उस वेतन में आपको जितना वेतन मिल रहा है, टीए मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, उसमें उससे 10% में एक समान नागरिक अपना जीवन यापन कर रहा है, और आप इसकी सेवा करने के लिए वहां जाकर के और इससे 10 गुना आपको मिल रहा है। इसके बाद भी आप बार बार जो है हड़ताल कर रहे हैं, अपनी सेवा के शुल्क को बढ़ाने का बराबर जो है टीए भत्ता का आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट करिएगा अब आप। जी जी जी, ये कहाँ तक उचित है इस पर भी हम लोगों को जो है, काहे कि अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। जब वाजपेयी जी के समय में पेंशन बंद कर दिया गया था, फिर से पेंशन लागू हो रहा है। इन सारी चीजों का जनता पर बोझ पड़ रहा है। इन सब चीजों पर बुद्धिजीवियों को भी थोड़ा सा राहत देना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे नीचे भी जो है तो कार्य करने वाले हैं। मैं यहीं पर अपनी बात को विश्राम देता हूं, कहा कि आज 9 बजे तक चर्चा भी होना है। जी बाकी जो है और साथी जो है इसको और स्पष्ट करें। धन्यवाद। बताएं, और कोई भाई बताएं। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जी बाबा। देखिए आज का विषय बिल्कुल क्लियर है। आज का जो विषय है कि कमजोरों की मदद करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, दायित्व तो नहीं। ये ये आज का विषय ये है। और जब कोई किसी का दायित्व होता है तब जो बाकी लोग होते हैं वह उनका अधिकार बन जाता है, क्योंकि वह उसका दायित्व है। लेकिन कर्तव्य कभी भी अधिकार नहीं बनना चाहिए। आप एक बात सोचिए कि स्वतंत्रता के पहले
यह बात सही है कि आरक्षण स्वतंत्रता के पहले एक बड़ी समस्या बना हुआ था, और उस आरक्षण के कारण ही समाज में इतना भेदभाव या शोषण हुआ। अब जब सब लोग जानते थे कि आरक्षण के कारण ये सारी समस्या पैदा हुई है, तो उस आरक्षण को सन 47 में समाप्त कर दिया गया। ये तो अच्छा हुआ। लेकिन आरक्षण को समाप्त करने के बाद फिर दोबारा आरक्षण दिया गया। पहले सामाजिक आरक्षण था पुराने जमाने में, संवैधानिक आरक्षण नहीं था। अब दिया गया संवैधानिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण नहीं। सामाजिक आरक्षण को समाप्त करने के लिए संवैधानिक आरक्षण का सहारा लिया गया। जिस तरह उस समय आरक्षण का दुरुपयोग हुआ था पुराने जमाने में, वही दुरुपयोग फिर स्वाभाविक है। कभी इसकी बारी है तो उसको आपने ऊपर चढ़ा दिया, अब दूसरे को आपने ऊपर चढ़ा दिया, बस। तो कहीं समानता की बात नहीं आई। एक बात और आती है कि कमजोरों की मदद करना मजबूतों का दायित्व तो नहीं होता है, सिर्फ कर्तव्य होता है। और प्रकृति में असीम असमानता है। कोई भी दो व्यक्ति कभी समान होते ही नहीं हैं पूरे दुनिया में। भारत में भी समान नहीं होंगे। और आप आर्थिक असमानता को किसी भी रूप में आप उसकी कोई सीमा नहीं बना सकते हैं। कमजोरों की आप मदद कर सकते हैं, मजबूतों से आप टैक्स ले सकते हैं, लेकिन आप न तो किसी की बौद्धिक क्षमता की आप सीमा बना सकते हैं, और न ही उस बौद्धिक क्षमता से प्राप्त लाभ की सीमा बना सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति कंपटीशन में प्रगति कर रहा है, वह प्रगति उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। वह सामाजिक समाज के तरफ से किसी भी रूप में अमानत नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि पूंजीपतियों की संपत्ति को कमजोर लोगों को ऐसा महसूस करा दिया गया कि इसमें तुम्हारा शोषण हुआ है। शोषण तो कोई अपराध होता नहीं है, शोषण तो होता ही है, लेकिन शोषण को पूरी तरह से एक गलत कार्य, समाज विरोधी कार्य प्रचारित कर दिया गया, और शोषण होता ही है। इसलिए ये सारी समस्या पैदा हुई। अब ये इस कोटेशन की महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनैतिक असमानता, आर्थिक असमानता की तुलना में राजनैतिक असमानता कई गुना ज्यादा है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है अभी जिसके पास अन्य लोगों की तुलना में असीम गुना संपत्ति ज्यादा हो। असीम गुना संपत्ति ज्यादा नहीं है, उसकी कोई सीमा है। लेकिन राजनीतिक शक्ति,
तो आप कल्पना कीजिए कि राजनैतिक शक्ति उसकी कोई योग्यता पर उपलब्धि नहीं है, उसने कोई कंपटीशन नहीं किया है। राजनैतिक शक्ति तो संवैधानिक तरीके से एक तरह से लोक की अमानत है, और तंत्र तो मैनेजर है। लेकिन राजनैतिक शक्ति उन लोगों ने इतनी ज्यादा अपनी बढ़ा ली कि आज एक व्यक्ति के पास अपने परिवार के विषय में निर्णय करने का अधिकार नहीं है। और कुल मिलाकर भारत में एक ऐसा भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति, उसको सारे देश के बारे में निर्णय करने का अधिकार है। प्रश्न खड़ा होता है कि इतनी असमानता क्यों होनी चाहिए? वह व्यक्ति अपनी योग्यता से वहां नहीं गया है, बल्कि उसको हम लोगों ने वहां बिठाया है और उसको शक्ति दी है। शक्ति किसकी है? शक्ति समाज की है, लोक की है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन वहां पहुंचते ही वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वो हमारी सारी शक्ति को अपने पास खींच सकता है। भाई, जैसे आपने सुना होगा रावण वगैरह का कहानी, कि जो सामने आया तो आधी ताकत उसके पास अपने आप चली गई, और उसकी ताकत तो उसके पास है ही। तो ये राजनैतिक शक्ति की जो असमानता है, इस असमानता की चर्चा कोई करता ही नहीं है। बताइए, आपकी जो आर्थिक असमानता की, सामाजिक असमानता की चर्चा करते हैं, दो ही असमानता की ज्यादा चर्चा होती है, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। इन दोनों प्रकार की चर्चा करने वालों ने क्या कभी राजनैतिक असमानता की भी चर्चा की? कभी नहीं की। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्थिक और सामाजिक असमानता की चर्चा करने वालों का कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अन्यथा जिस तरह आप आर्थिक और सामाजिक असमानता की चर्चा करते हैं, उसी तरह आप राजनीतिक असमानता की भी तो चर्चा करते। अभी आप एक मिनट में उस विषय को तो टच ही नहीं करते हैं एकदम। तो इसलिए आर्थिक और सामाजिक असमानता की चर्चा करने वालों की नीयत खराब है। वो राजनीतिक असमानता का लाभ उठाने के लिए ये सारी चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि राजनीतिक असमानता की चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए। उसके साथ हम आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता की भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक असमानता को किनारे छोड़कर सिर्फ आर्थिक और सामाजिक असमानता की चिंता करने वालों पर हम लोगों का खुला आक्षेप है, उनकी नीयत खराब है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा था। चलिए आगे, आप बात को आगे बढ़ाइए। अभी 10-15 मिनट और बचा हुआ है, उसके बाद फिर वो दिल्ली की वाली चर्चा होगी ना। जी, किसी को कुछ कहना हो तो कह भी सकते हैं,
और एक दूसरे के किसी वक्तव्य से किसी का प्रश्न भी हो तो कर सकते हैं। पवनजी जी आ गए हैं। हम लोगों ने आज शुरुआत में थोड़ी सी आपकी बात की चर्चा की थी कल वाले विषय पर, चले भी गए। चलिए ठीक। और कोई भाई अपनी प्रश्न पूछे या बात रखे? पवनजी जी भाई साहब, आज समय थोड़ा सा आधे घंटे का कम है, हम लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी ज्ञानेंद्र जी, मैं कुछ कहना चाह रहा। जी कहिए ना। सभी साथियों के लिए नमस्कार। सामाजिक असमानता हमारे समाज में मतलब वर्तमान में भी विद्यमान है, और जब से भारत आजाद हुआ है ये समस्या मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, और मतलब इस समय भी है। तो मतलब जो सामाजिक हमारी असमानता है कैसे दूर हो, क्या करें हम, इस पे हम सभी विचार मंथन कर कर ही रहे हैं। और मतलब ये जब ही दूर हो सकती है जब हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मतलब जो मतलब असमानता दूर करने के लिए हमारी जो मतलब ताकतवर वर्ग है वो ही मतलब दूर कर सकता है। और अगर हम अ, भटकते रहे इधर उधर मतलब छोटी छोटी बातों पर, हमारे समाज में जो मतलब कुछ विघटनकारी तत्व हैं वो तो मतलब समाज में बाधा डालेंगे ही, विघ्न डालेंगे ही। लेकिन जो समझदार और संपन्न शक्तिशाली विचारवान व्यक्ति हैं वो समाज का संतुलन बनाए रखेंगे, मतलब समाज में समानता लाने के लिए वही मतलब उनका कर्तव्य भी बनता है। और वही कर सकते हैं जो मतलब समाज में समानता लाने के लिए जो मतलब एक प्रकार से हर तरह से विचारवान, बुद्धिमान, धनवान, शक्तिवान, मतलब हर तरह से उनके अंदर संपन्नता है, वो समाज में मतलब समानता ला सकते हैं। बहरहाल आज हमारा समाज जो है वो टूटता जा रहा है, और उस समाज को तोड़ने का काम हमारे राजनेताओं का भी है। और समाज में भी ऐसे तत्व विद्यमान हैं, ऐसे मतलब समाज को तोड़ने वाले ऐसे भी मतलब कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो वो नहीं चाहते कि हमारा समाज आगे बढ़े। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति समाज में आगे भी बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हैं। और ये ज्यादातर कार्य राजनेताओं के इशारे पर होता है, क्योंकि राजनेता अपनी मतलब रोटियां सेकते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनेता, कि किसी तरह से समाज में विघटन आए, समाज टूटे और उस टूटने का लाभ हमें मिले। तो मेरे विचार से तो इसमें मतलब समाज को तोड़ने का जो अधिकतर प्रयास है वो राजनेताओं का है। और हमारे समाज में समानता जब ही आ सकती है जब हम सभी मिलजुल कर मतलब उनका मुकाबला करेंगे, उनके गलत संदेशों का, जो राजनेता मतलब जिनकी विचारधाराएं ऐसी हैं उसका विरोध करें। और हमारे समाज में जो ऐसे मतलब गलत विचारों के लोग हैं जो समाज को तोड़ने में उतारू हैं, समाज को गलत मार्ग पर अच्छे लोगों को भी मतलब भ्रमित कर देते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा। ठीक बात। और कोई बात किसी भाई का? ज्ञानेंद्र जी, ये हम लोगों को भी थोड़ी चर्चा करना है। फिर यहाँ कैसा है? हाँ तो देखिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो हो जाए, अन्यथा दिल्ली कार्यालय में आज बैठक हुई थी, हम लोग उसकी तरफ चलेंगे। तय किया गया था कि 9 बजे से हम लोग दिल्ली कार्यालय की बैठक की चर्चा करेंगे। आधे घंटे में वह चर्चा भी समाप्त करेंगे। 1.5 घंटे से ज्यादा बैठाना ठीक नहीं है किसी व्यक्ति को, तो इसलिए 1.5 घंटे का ही टोटल कार्यक्रम पहले जितना ही है। बताइए। मैं एक प्रश्न पूछ लूं? पवनजय जी से मेरा प्रश्न था, और
आज मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में वह बात कही थी, किंतु पवनजय जी थे नहीं, अभी आए हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना प्रश्न दोहराना चाह रहा हूं। मेरा प्रश्न सिर्फ ये था कि कल एक चर्चा आई थी कि बहुत सारे लोगों का शोषण हुआ, उनके राजमहलों को छीन लिया गया, या जो कुछ भी परिस्थितियां बनी। आज हम लोगों को उनके प्रति मतलब शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? कृतज्ञता की तो कोई बात नहीं है, हमको उस काम के लिए क्यों शर्मिंदा होना चाहिए जो कि इसके पहले की कम से कम 2-3 पीढ़ियों ने किया है। और आज जबकि हम लोग सामाजिक असमानता को एक अपराध की दृष्टि से लगभग पिछले 50, 60, 70 सालों से देख रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं उसको सामाजिक अपराध के, संवैधानिक अपराध के रूप में, फिर आज हमको उस चीज के लिए क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? पवन जी अगर इस प्रश्न पर कुछ उत्तर देना चाहें तो दें, अन्यथा हम लोग अपनी चर्चा में, दिल्ली वाली चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, अगर मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल भाई साहब, आ रही है। हेलो। जी आवाज भाई नहीं साहब, आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए ना। तो राजा राजू दिए भाई साहब कट के आ रही है। साफ आवाज नहीं है। राजगद्दी पर से जो दूसरा आदमी को। पवनजय जी की आवाज क्लियर नहीं है भाई साहब। आज 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 पवनजी जी की भाषा नहीं है क्लियर। आज समाज आज का विषय थोड़ा कठिन है क्या? पवनजय जी नेटवर्क में आएंगे प्लीज। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही पवनजय जी। चलिए, और किसी को कुछ हो तो बताइए, नहीं तो फिर वो चर्चा दिल्ली की शुरू करेंगे। और किसी को कोई बात पूछनी हो, कहनी हो तो। बिपिन, नरेंद्र जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, आप लोग अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं। नरेंद्र जी बोधन कर रहे, राकेश जी आ रहे हैं भाई साहब। जी नरेंद्र जी भाई साहब कहाँ गए? अरे इनसे कहो कि आपके पास भी लिस्ट है। भोजन ले रहे हैं, भोजन। इतना हड़बड़ाए थे भाई साहब। भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब का कहना है कि जो आपके पास लिस्ट है तब तक आप उसको पढ़िए। शेष जी तो जुड़े हुए थे ना। आज हम लोग सुबह मीटिंग किए, उसमें ओमपाल जी, राजपाल जी, विपिन तिवारी जी, आज नरेंद्र जी, मैं, रामवीर श्रेष्ठ जी, साध्वी, क्या नाम पूरा उनका हो, साधना जी। साधना जी, इन लोग बैठ करके सारे लोग मीटिंग किए। उसमें हम लोग ने विभाग के क्रम के अनुसार जो जो हम लोगों ने 29-30 को जो एक प्रोग्राम है मार्च में, उस मार्च को लेकर के अलग अलग जो विभाग बनाए थे, उस विभाग के कार्य का बंटवारा आज कर लिए। तो एक बार ऐसे मैं व्हाट्सएप पर भी इसको लिख करके सेंड कर दूंगा, बाद में कर देंगे। बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटा मोटी जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि कौन किस विभाग में है या किन्हें किस विभाग में दिया जाना चाहिए। सुझाव भी आमंत्रित हैं। निवास व्यवस्था में श्री राजपाल मिश्रा जी और साधना आर्या जी हैं। भोजन व्यवस्था श्री सुधीर सिंह जी हैं। परिवहन व्यवस्था में रामवीर श्रेष्ठ जी हैं। कार्यालय विषय स्वागत, रजिस्ट्रेशन, ज्ञान तत्व, पुस्तक बिक्री, मीडिया व्यवस्था विपिन तिवारी जी हैं। राकेश जी हैं। ब्रजेश राय,
रवि और खुशबू ठाकरे। सूचना एवं जनसंपर्क में ज्ञानेंद्र जी। मंच एक बार फिर संचालन से बताइए व्यवस्था। तो, ये जी 5 किसमें है? क्या? ये पुस्तक बिक्री और पुस्त ये जो हमें जो कार्यक्रम स्थल पर घुसने गेट पर ये सब लगेगा। अच्छा इसमें कार्यालय के विषय हैं कुछ, वे मैं एक बार पढ़ देता हूं। इसमें पहला है स्वागत। जो भी आगंतुक आएंगे, स्वागत, उनका रजिस्ट्रेशन, ज्ञान तत्व के लिए जो लिस्ट बनेगी, पुस्तक बिक्री और मीडिया व्यवस्था, ये कुछ चीजें हमें क्योंकि एक ही काउंटर पर रखनी होंगी और वहां हमें कम से भी कम अपने 3 लोग हर समय रखने होंगे। इनमें से जो इसमें विभाग में काम करेंगे, उसमें विपिन तिवारी जी, राकेश जी, ब्रजेश राय जी, रवि और एक खुशबू ठाकरे आएंगी, पत्रकार हैं, रायपुर की रहने वाली हैं। ये लोग इस मामले में रखे गए हैं। अच्छा, इससे अगला जो विभाग बनाया गया, सूचना जनसंपर्क और मंच संचालन, इसमें ज्ञानेंद्र जी और मेरा नाम रखा गया, नरेंद्र सिंह का। मंच निर्माण व्यवस्था में सुनील देव जी और राकेश जी का रखा गया है। सफाई व्यवस्था, हालांकि सफाई करने वाले वहां सब लोग रहेंगे, पंडाल की तरफ से ही। व्यवस्था का काम मदन आर्य जी की तरफ करा गया है। और आपूर्ति व्यवस्था में अगर कोई आवश्यकता होती है तो उसमें रवि बराच ये रखे गए हैं संस्थान की तरफ से। अब मैं इनके बारे में एक बार और बता देता हूँ। निवास व्यवस्था, मिश्रा जी ने खुद ही स्वीकृति दी है कि निवास व्यवस्था हमें हमारे जिम्मे रहेगी। साधना आर्य जी को इसमें इसलिए रखा गया है कि कुछ बहादुर सिंह जी का भी फोन आया था और भी 1-2 जगह से फोन आया है कि कुछ महिलाएं जरूर आएंगी कार्यक्रम में। और इसमें ज्ञानेंद्र जी के साथ ये भी चर्चा हुई थी, जब सुबह हम लोगों की सबकी चर्चा हो रही थी। ये लोग अभी अपने और सहयोगी इसमें 1-2 कोई और रखेंगे, या राजपाल मिश्रा जी के अधीन ये विभाग रहेगा। वो हम में से किसी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसे इस विभाग में साथ सेवा देनी पड़ेगी। भोजन व्यवस्था में बात हुई थी सुधीर सिंह जी से। सुधीर सिंह जी भोजन व्यवस्था के लिए अनुभवी हैं और कई बार हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं। उन्होंने खुद स्वीकृति दी है कि मैं भोजन व्यवस्था दिखवाऊंगा। और उनके साथ एक और अनुभवी व्यक्ति आएंगे, उनका नाम आज याद नहीं था तो इसलिए लिखा नहीं गया। योगेश इसके कुमार निषाद। क्या नाम? योगेश कुमार निषाद। योगेश कुमार निषाद। अभी मैं लिख लेता हूँ सर, लिखो जरा 1 मिनट। श्री योगेश कुमार निषाद। सुधीर सिंह जी का सुबह भी बात हो गई थी आज। जी जी। उनसे चर्चा होने के बाद ही ये बैठक शुरू हुई थी। और इसके बाद भी कार्यालय से अगर कोई और व्यक्ति होगा वो भी इस विभाग में जोड़ दिया जाएगा। परिवहन व्यवस्था में ये दूसरी जगह किसी और का नाम आया था, लेकिन रामवीर जी ने कहा कि ये व्यवस्था आप हमारे पास रहने दीजिए। तुम ठीक है। इसके बाद ये पहला मैंने बता ही दिया, जो कार्यालय के विषय है, कार्यालय के विषयों में क्योंकि स्वागत, रजिस्ट्रेशन, ज्ञान तत्व, पुस्तक बिक्री, इसमें जो मीडिया का जो काम है, इसमें 3 लोगों के लिए हम देख रहे हैं। जैसे प्रेस नोट वगैरह लिख करके देना है, जो भी कुछ है, उसमें विपिन तिवारी जी, ब्रजेश राय जी और खुशबू ठाकरे जी, इन तीनों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इस काम के लिए रहेगी। रजिस्ट्रेशन में विपिन जी और रवि ये रजिस्ट्रेशन की का विषय देखेंगे। और भी जो स्वागत का काम है, तो क्योंकि जो भी आगंतुक आएगा उसे पहले काउंटर पे ही आना होगा, वहीं से उसे निवास के लिए कहीं भी भेजा जाएगा दूसरे किसी विभाग के पास। सूचना जनसंपर्क और मंच संचालन, ज्ञानेंद्र जी का और नरेंद्र का नाम यानी मेरा नाम है। इसका कारण ये है कि क्योंकि पंपलेट पे और ज्यादा संपर्क में हम लोगों का नाम गया है, तो निश्चित रूप से हमारे पास फोन अभी से आने शुरू हो गए हैं और हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इसलिए यहाँ हमारा नाम लिखा गया है।
क्योंकि कार्यक्रम में ये चर्चा हुई थी, उसमें अभी जब बैठक हो रही थी सुबह, मंच निर्माण व्यवस्था, क्योंकि वो शुरू में एक बार होगा बस। इसमें सुनील देव जी और राकेश जी, क्योंकि सुनील देव जी के बारे में ये चर्चा हुई कि वो मंच के बारे में किस प्रकार वो बनना चाहिए और किस प्रकार लोग बैठना चाहिए, उन्हें अनुभव है इस बात का, और राकेश जी भी इसको समझते हैं। तो क्योंकि शुरू में एक बार ही हो जाएगा निर्मित, उसमें फिर कोई विशेष फेरबदल नहीं होगा। 28 तारीख में तैयार हो जाएगा, फिर कार्यक्रम 3 दिन तक चलता रहेगा उसी मंच से। वो कोई बहुत देर तक का काम नहीं है। सफाई व्यवस्था की निगरानी करनी है मदन आर्य जी को। अगर कहीं कोई ऐसी बात दिखाई देती है तो वो कार्यकर्ताओं को सूचना दे देंगे इसकी। आपूर्ति में रविन्द्र विश्वास और यहाँ दिल्ली कार्यालय में अंकुर, 2 अंकुर हैं, उसमें से अंकुर बराज इस काम में लगेंगे। और अगर कहीं कोई बाजार से सामान आता है तो रविन्द्र जी के साथ एक लोकल आदमी का होना जरूरी था, इसलिए अंकुर का नाम लिखा गया। और आखिरी और जो सबसे बड़ा विभाग है वो है संरक्षण एवं निगरानी व्यवस्था। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी के लिए जो नाम लिखे गए हैं उसमें मोहन बाबू का नाम है, ओमपाल जी का नाम है, राजपाल जी का नाम है, राजपाल मिश्रा जी का, घनश्याम जी का नाम है, अभ्युदय जी और बहादुर सिंह जी। ये लोग संरक्षण और निगरानी व्यवस्था का है। जहां भी कहीं कोई व्यवस्था में ऊंच नीचे कोई ऐसी बात देखी जाएगी तो ये लोग किसी को भी निर्देश दे सकते हैं, भाई ये अपना काम आप देखिएगा, काम ठीक करो। एक प्रकार से ये संरक्षक के तौर पर ये लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। हम लोगों ने ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की बात रखी है। अब अगर इसमें कोई फेरबदल होता है या कोई बदलाव की जरूरत है या कुछ और बड़ा बनाने की जरूरत है तो वो भी बात आगे करी जा सकती है। बताइए ज्ञानेंद्र जी, आपका क्या कहना है इसमें से? बाबा, मेरी चूंकि मीटिंग में लगातार मैं उपस्थित था, आप थे? इसलिए, हाँ, इसलिए सारी बातें तो मेरी जानकारी में हुई है। बस एक बात मैं और कहना चाह रहा था हम्म। कि हालांकि मैंने मीटिंग में भी ये बात कही थी कि सूचना और जनसंपर्क के लिए अभी सभी लोग उसको, उस विभाग का अपने आप को हिस्सा माने। सभी लोग अपने स्तर से, जो उनके जान पहचान या सोच समझ वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं इनको बुलाया जाना चाहिए, वो एक सूची बनाते चले, फोन करते चले, उनकी सहमति किस प्रकार की आई है, आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। ये इस प्रकार की एक सूची हम सब लोग अगर मिलके बना लेंगे तो कार्यक्रम के नजदीक आने पर सबके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाएगा कि कौन ट्रेन से आ रहा है, कौन बस से आ रहा है, किसको कहाँ से लेना है, किसको कैसे उठाना है। ये सारी चीजें व्यवस्थित की जा सकती है। एक बात ये थी। दूसरी बात बाबा, हम ये एक और कहना चाह रहे थे, नरेंद्र जी भी भाई साहब से मेरा एक निवेदन था कि सूचना और जनसंपर्क में दो व्यक्तियों को और प्रमुखता से जोड़िए। एक ओमपाल सिंह जी भाई साहब, और दूसरे ठीक है। नवीन शर्मा जी को भी हम लोग, नवीन जी को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। हम्म। नवीन जी को भी, नवीन जी हालांकि जो पुरस्कार के लिए जो हम लोग तय करते हैं, समाज विज्ञानी, समाज शास्त्री और सामाजिक चिंतक, इस वाली समिति में नवीन जी हैं। लेकिन मुझे लगता है सूचना और जनसंपर्क में भी अगर उनको शामिल कर लिया जाएगा और ओमपाल जी को, तो हम चार लोग मिल करके एक बार कायदे से अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा छूट रहा है, और कौन से साथी अपने आ सकते हैं जिनको हम लोग सूचना नहीं दे पाए हैं, तो ठीक से सूचना हो जाएगी। जी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो सूचना जनसंपर्क का विभाग जो बनाया गया है इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इस विभाग में कोई दो नाम नहीं, इसमें जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, उन सभी के पास जो सूचनाएं आएंगी, ये दो नाम जो रखे गए हैं वे इसलिए कि इनके पास वो सूचना इकट्ठी हो जाएंगी बस। क्योंकि सभी के पास फोन आएंगे, सभी के पास सूचनाएं आएंगी, और सभी लोगों से, जितने भी लोग आज यहाँ इस चर्चा कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, और हम तीन चार चार पांच लोग यहाँ दिल्ली कार्यालय में भी हैं, उन सबसे मेरा यह आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप लोग कहें, जो भी आ रहे हैं जिसके संपर्क से, उनकी एक लिस्ट बना लें, ताकि हमें व्यवस्था बनाने में सुविधा कुछ बनी रहे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहिएगा
तो ये ठीक रहेगा। ये एक विभाग ऐसा है, इसमें नाम केवल इसलिए लिखा गया है कि जिससे जो कोऑर्डिनेशन है, अभी क्योंकि ज्ञानेंद्र जी मुख्य कार्यालय में बैठे हुए हैं और मैं लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, इसका ये एकमात्र कारण है। बाकी ये एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी न सभी किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए रहेंगे ही, इससे अलग कोई नहीं जा सकता है। ठीक है। एक बात हमको ये बताइए, जी। आपका ये इसको जिम्मा दे रहे हैं न्यूज? न्यूज का जिम्मा मुनि जी, न्यूज का जिम्मा है 3 लोगों के। तीन नहीं, अ, एक एक कोई प्रमुख उसका बताइए। एक। प्रमुख है उनके विपिन तिवारी जी। हाँ, तो आप विपिन को दीजिए। विपिन हाँ के साथ जिसको भी मदद के लिए ले लें। हाँ, उनमें जो इस लेकिन विभाग में लेकिन नाम। नहीं, जी सुनिए तो, जी। आप विपिन को कोई दूसरा काम मत दीजिए फिर। ठीक है। क्योंकि ये माने मीडिया का काम इतना बड़ा है, ये हम्म। समाचार लिखना, फिर उसका फोटो खींचना, लोगों का सारे फोटो खींच खींच करके तुरंत डालना, हम्म। क्योंकि आप डालते भी जाएंगे तत्काल में बहुत सारा। हाँ। फिर किसी कहीं कोई अखबार में आ जाए, हम्म। उसका एक जुगाड़ करना पड़ेगा हाँ, कुछ। हम्म। कटिंग रखना। तो ये सारा कार्य आप विपिन को दे दीजिए। विपिन किसी की मदद ले चाहे मत ले, वो जाने। और विपिन को आप कहीं मत डालिए। ठीक है। एक तो जो मेरा सुझाव तो ये है। नहीं, ठीक है, जो कार्यालय के विषय हमने इकट्ठे किए हैं उससे मीडिया अलग कर देंगे। हाँ, आप मीडिया को अलग कर दीजिए एकदम सीधा। और उसमें मीडिया प्रभार के लिए विपिन जी का नाम लिख देंगे उसमें। 100% अलग कर दीजिए। ठीक है। दूसरा एक मेरा ये था सुझाव कि आप ज्ञानेंद्र जी को मेरे पास छोड़ दीजिए ना। ठीक है। ज्ञानेंद्र जी को आप कहीं मत डालिए, हम्म। और इनको हमारे पास छोड़ दीजिए। जहां जरूरत पड़ेगी हाँ। वो ज्ञानेंद्र जी से मदद ले सकते हैं, अन्यथा आप ज्ञानेंद्र जी को कहीं जिम्मेवार मत बनाइए। ठीक है। क्या दिक्कत आएगी इसमें? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, हमें कोई जरूरत होगी तो ज्ञानेंद्र जी से मदद मांग लेंगे। हाँ, ज्ञानेंद्र जी आप ही को नहीं, जिसको जरूरत पड़ेगी वो सब उनसे मदद ले सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे एक तरह से हमारे पास। ठीक है। ये ज्ञानेंद्र जी को किनारे कर दीजिए, विपिन जी को किनारे कर दीजिए, हम्म। और बाकी पूरा बांट लीजिए। ठीक है। ज्ञानेंद्र जी को क्या क्योंकि सारी भाई, हम किससे वहां बैठ के सलाह करेंगे? बाकी ठीक। बाकी जितने लोग हैं उनसे तो किसी को फुर्सत रहेगी ही नहीं। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, और बताइए आप कोई बात कुछ। आप सलाह करने के लिए, क्योंकि ओमपाल जी ने भी सहमति दी है कार्यक्रम में रहने की। ओमपाल जी को तो आप जिम्मा दिए हैं ना काम? बस वो संरक्षण में है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक इन है लोगों फिर। जो 5-6 लोगों की एक वो समिति के प्रकार की है, निगरानी हाँ निगरानी और संरक्षण, हाँ, उसमें इन ठीक है। लोगों का काम केवल देखभाल का है। हाँ, तो कर लेंगे। जरूर जैसी जरूरत पड़े, वो तो समय से सलाह करते रहेंगे। हाँ। लेकिन मेन हम ज्ञानेंद्र जी को जिम्मा रख लेंगे। ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक आपका कंट्रोल रूम होना चाहिए। कंट्रोल रूम का मतलब एक कोई जगह ऐसी, हाँ, हाँ, एक आदमी हमेशा रहे कंट्रोल करने वाला। कंट्रोल रूम में जो देखिए, जो कार्यकर्ता रहेंगे वो तो रवि और एक राजेश जी आएंगे। हाँ, वो भाई साहब, ठीक है, चलिए रवि हो ने जाएगा। आज मना कर दिया, वो नहीं जा पाएगा। अच्छा, रवि ने मना कर दिया। चलो, कोई और देखेंगे। हाँ, वहां किसी को तैयार लगाना पड़ेगा। हाँ, चलिए। अच्छा, हाँ। अब और बताइए, किसी की कोई सलाह हो तो। किसी की भी। अभी संजय भी हमारे पास है,
हाँ लेकिन संजय की जरूरत रजिस्ट्रेशन में पड़ेगी भाई साहब, वहाँ लगातार लिखने पढ़ने में, या मुनि जी के लिए भी एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अगर विपिन श्रीकांत जी की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है। बाबा, अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे रामराज जी हम लोगों के साथ 17 तारीख को ही वहां पहुंच जाएंगे। राजेश प्रजापति जी हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम नहीं लिखा गया है। उन लोगों का इस्तेमाल वहां पे परिस्थिति के अनुसार देख के लगा दिया जाएगा। हाँ ठीक हाँ है, जिम्मेदार तो कोई दिखना चाहिए। हाँ वो हाँ। कि भाई उस हम लोग ये समझे कि ये आदमी इसका जिम्मेदार है। अभी एक बार जो इसमें बदलाव की बात है ज्ञानेंद्र जी, 10 मिनट में अभी जब कार्यक्रम खत्म होगा तो इसे दोबारा से लिख करके क्रमवार बना दोबारा दीजिएगा, आपके कोई पास बात भेजेंगे। नहीं। हम्म। ठीक बात। और कोई चर्चा हो इस विषय में तो बताइए। नहीं, और कोई फेरबदल होगा तो उसकी बातचीत करेंगे। हाँ, बाकी अब फेरबदल आप बड़े कर सकते हैं। हम्म। क्या आप अंदाज कर रहे हैं करीब 200 लोग हो जाएंगे क्या? जिस प्रकार निमंत्रण पर लोगों ने स्वीकृति दी है, हाँ उस आधार पर कह रहे हैं, तो 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए गिनती। ठीक है। अब क्या परिणाम आएगा नहीं, ये। वो उसका कोई आप आकलन नहीं कर सकते। हाँ हाँ ये 200 की जगह 300 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ये मान के चलिए 100 से कम नहीं होंगे, हाँ 100 से ज्यादा नहीं होंगे, यही मान के चलिए ना। बिल्कुल। एवरेज में अंदाज 200 मान लें हम लोग। हाँ, एक बार मैं ये और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि करीब हम 20 लोग यहाँ हैं, 17 इसके जुड़े हुए हैं साथ, और कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा लोगों से संपर्क करने का, बात करने का। हाँ ठीक है भाई, सब लोग लगेंगे तभी तो जुटेंगे लोग। जी बिल्कुल। ब्रजेश जी, भाई साहब बहादुर सिंह जी अगर कुछ कहना चाहें तो इस कार्यालय वाले मसले पर, जिम्मेदारी वाले मसले पर। नहीं, ठीक है। एक बार जो बनाया है ना दायित्व वगैरह, वो एक बार आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। उसके इसे हिसाब से हम लोग भी देख लेंगे। यहाँ पर निकी जी से बात हुई थी मेरी। हम लोग कोशिश हम्म, करेंगे यहाँ से कुछ लोग हो जाएं। जी। और विपुल जी भी आ रहे हैं वहां से, तो उनको भी कुछ हम लोग अगर दायित्व वगैरह दे देंगे। ये तो बड़ी अच्छी। हाँ, विपुल जी का नाम छूटा था। एक बात विपुल और जी बताएं आपको, किसी ग्रुप में रखना चाहते थे हम। एक बात और बता दें जी। कि कार्यक्रम है 29, 30, 31। बिल्कुल। 28 तारीख को भी वहां भोजन बनेगा। हाँ हाँ, अगर ये बात हुई 28 आज को, हाँ, घनश्याम जी से। अरे 28 को अगर कोई आते हैं, जी 28 को भी वहाँ दोपहर के बाद शाम का भोजन वहाँ बनेगा। बाबा, आज घनश्याम। आज मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हाँ सभी अतिथियों को हम लोग 28 तारीख की शाम तक ही आने की सूचना देंगे। हाँ ठीक। कार्यकर्ताओं के लिए कोशिश करेंगे कि वो लोग 27 की ही रात में पहुंच जाए। हाँ तो वो आप रखिएगा। जी। और 1 तारीख को भी अगर कोई रुकना चाहेंगे तो 1 को भी रुक सकते हैं। ये दोनों बात आज घनश्याम जी से हुई थी मुनि जी। हाँ ये भी उन्हें कहा गया कि भाई साहब, ऐसा हो सकता है कि 10-5 लोग 28 तारीख में हाँ हमें भेजने पड़े, क्योंकि कार्यालय में बहुत ज्यादा लोगों को रोकने की क्षमता नहीं है, यहाँ इतनी जगह नहीं है। बोले नहीं कोई बात नहीं। और 28 फिर उन्होंने साथ के साथ कहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिनकी गाड़ी 1 तारीख में हो तो वो यहाँ से सुबह 1 तारीख में निकले हम। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, बाकी तो देख करके बताएंगे, लेकिन ठीक है। ये बात भी संभव है। कोई दिक्कत नहीं होगी, घनश्याम जी तो हाँ इस प्रोग्राम के अंग ही है ना एक प्रकार से। हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरे दिमाग में जो प्लान है वो इस प्रकार से है कि 28 तारीख को, नहीं 29 को सवेरे एकदम 8 या 8:30 बजे ध्वजारोहण हम्म कार्यक्रम स्थल के बाहर में। हम्म। तो ध्वजारोहण
और एक प्रार्थना वहां। हम्म। वो प्रार्थना के बारे में ज्ञानेंद्र जी बता देंगे आपको। ये हो जाएगा एक। उसके बाद मीटिंग हॉल में आपका सबसे पहले पिक्चर हो जाएगा एक तो। हम्म। पिक्चर के पहले हम्म। आप सम्मान गीत रख सकते हैं वहां पर। इस ज्ञान कुंभ के अवसर पर सम्मान आपका करते हैं ये। और उसके पहले ग्लोब का माल्यार्पण होगा। मीटिंग के पहले अंदर बैठ करके ग्लोब को माल्यार्पण होगा और माल्यार्पण के बाद सम्मान गीत, उसके बाद पिक्चर और पिक्चर पर चर्चा। ये हो गया 29 तारीख का प्रोग्राम। और बाकी फिर आपका जैसे चलेगा वैसे पूरा चलेगा। 30 तारीख को सवेरे 8 बजे रख दीजिए, 8 या 8:30 यज्ञ। और यज्ञ के बाद फिर एक छोटी सी प्रार्थना एकदम, प्रभु जी दो ऐसा वरदान, ये एक प्रार्थना हो जाएगी या गीत हो जाएगा जो भी। और वहां से फिर आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका। 31 तारीख को समापन जब होगा तब उस समापन के समय फिर से वहां झंडा के पास प्रार्थना करके और झंडा वहां से हम लोग उतारेंगे 31 तारीख की लास्ट में। ये एक मैं आपको और बता दिया। इसमें भी कोई अगर किसी को कुछ पूछना समझना हो तो बताइएगा। चलिए और कोई बात बताइए। बताइए नरेंद्र जी भाई साहब, कुछ और बात हो तो। आप बोलिए। और कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है। तो क्योंकि हम लोग लोक स्वराज्य का जो कार्यक्रम करते हैं उसको ग्लोब के माल्यार्पण से, हाँ, पहले से ही ऐसा होता आया है। हाँ पुराना ये 30 साल से ये चल रहा है। हाँ। ग्लोब के माल्यार्पण से और यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो यज्ञ से शुरू करते हैं। ग्लोब वाली प्रार्थना अलग है और ये यज्ञ वाली अलग है। और ध्वजारोहण वाली अलग है। ये तीनों प्रार्थनाएं अलग अलग हैं। बाकी आप फिल्म का अरे बना लीजिएगा क्रम। एक ही रास्ता को पहले दिन दिखाएंगे, दिखाने के बाद तुरंत उस पर आधे घंटे की चर्चा रख लेंगे और फिर उसका उसके बाद पूरी पूरी आगे चर्चा शुरू हो जाएगी। शाम को हम लोग दिखा सकते हैं दूसरी फिल्म, या तो फिर लोक स्वराज्य दिखा सकते हैं, या जैसा भी फिर आप लोग बैठ के बना लीजिएगा कैसे दिखाना। ठीक है। नरेंद्र जी भाई साहब, जी। एक बात यह आई थी कि कार्यक्रम स्थल पर, मंच पर बैनर पोस्टर, और कार्यक्रम स्थल पर भी ज्ञान तत्व के लिए क्या बैनर बने, पुस्तक बिक्री के लिए क्या बैनर बने, कैसे बने, कुछ मुनि जी के कोटेशंस वगैरह भी। इसके लिए एक चर्चा की गई थी कि कोई साज सज्जा और उसके लिए कोई एक व्यक्ति डिप्यूट किया जाए। तो क्या किसी को कुछ सोचा गया है इस बारे में? मेरे ख्याल में ऐसा है, इससे पहले अगर ये काम भी विपिन जी करें, क्योंकि विपिन जी के पास कार्यक्रम से पहले ये काम ठीक रहेगा। ठीक बात। और फिर दिल्ली कार्यालय में इनका रहने का औचित्य भी सिद्ध हो जाएगा अब से तब तक का।
हाँ ये बताइए अब नरेंद्र जी, टीकाराम जी कहाँ है आजकल? मुनि जी बहुत लंबे समय से उनसे बातचीत नहीं हुई है। एक दो बार फोन किया था तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्योंकि इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त थे टीकाराम जी। हाँ। अ, टीकाराम जी का आप, मैं बताता हूँ आपको एड्रेस। नहीं ऐसा है, मैं कल सुरेश जी से एक बार बात करके तो उनसे नहीं, संपर्क मेरी करा था। मेरी मेरी बात सुनिए। हाँ टीकाराम जी की सारी जानकारी आपको सुरेश जी बता सकते हैं। हाँ हाँ, उनका ही नाम लिया मैंने। और हम्म। आप सुरेश जी को संपर्क करके इस पूरे प्रोग्राम में जोड़िए। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत हम लोग के पुराने साथी रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं। मैं गया था मुनि जी उनके पास अभी पिछले महीने। अच्छा। तो उन्होंने बस जब कहा था कि हाँ बिल्कुल इस कार्यक्रम में साथ रहेंगे, और जो नोएडा में दो चार पुराने साथी हैं उनके साथ भी संपर्क करेंगे। हाँ ठीक है। अब क्योंकि 26 तारीख में तो मैं अपने घर रहूंगा, और उसके बाद चित्तौड़ से आने के बाद यहीं फिर आसपास की जगह पे सभी लोगों के पास जाना है एक बार। हाँ ठीक है, बना लीजिएगा। हाँ जो नए पुराने हैं। ठीक है, तो ये साज सज्जा विपिन के जिम्मे है ना? अ, विपिन जी अपने साथ और कोई सहयोगी लेंगे तो ठीक है। हाँ, नहीं और ठीक। ये जो है ज्ञानेंद्र जी, जी भाई सर। एक दिन मैं इन्हें प्रवीण जी की प्रेस पे घुमा लाऊंगा। जी जी यही नोएडा में है जो मैंने आपसे बात करवाई थी। जी जी। और रेट वगैरह ये समझ लेंगे मार्केट से। ठीक है, हम वैसे जो 15 तारीख को पहुंच जाएंगे। हाँ तो बस तो एक दिन वो मैटर तैयार करने में हमें जितना समय लगेगा लगेगा। वे तो मेरे ख्याल में एक दो दिन में ही हमें सब सामान दे देंगे। जी जी। ठीक। ठीक है। और फिर कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम लोगों के पास संपर्क के सिवा एक यही काम दिखाई देता है। जी जी जी। मेरे ख्याल में रामानुजगंज से तो बैनर वगैरह बनवा के लाना कोई समझदारी की बात नहीं रहेगी। नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो तो समाप्त। बस मैं इतना और कह रहा था। हाँ विपिन जी को मीडिया प्रभार के साथ पोस्टर बैनर की जिम्मेदारी मुनि जी और दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उसके पहले तैयार हो जाएगा। ठीक है, दे दीजिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले तैयार हो जाएगा। हाँ, फिर वो जिसको चाहेंगे मदद लेंगे अपने साथ। हाँ हाँ मदद लेंगे उनकी। क्योंकि ये इतना बड़ा काम है ना, लिखना, शॉर्ट करना, फिर उसको जैसे टाइप वाइप सब बहुत झंझट है। दिन भर वैसे प्रोग्राम चलेगा। ये राकेश जी को अपने साथ रखेंगे मीडिया वाले में तो काफी मदद इनकी हो जाएगी। क्या पूरे कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग भी कराना पड़ेगा? बिल्कुल। ठीक। वो ठीक है ठीक है। ठीक। राकेश जी का मैं नाम और लिखूंगा इनके साथ। हाँ, अब बताइए ज्ञानंद जी, और कोई बात हो तो, नहीं तो समाप्त कर दीजिए। ठीक। नहीं, मेरे समझ से तो बाबा हो गई है पूरी बात। और किसी भाई को कुछ कहना हो 1 आध मिनट में, तो हम लोग, प्रश्न हो या विचार हो तो यहाँ प्रस्तुत करें, अन्यथा मीटिंग समाप्त करेंगे। ठीक। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कल फिर नए विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।